हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 आ गया है। लास्ट क्लास तक आपको पूरा बेसिक मैथ कंप्लीट पढ़ा दिया। जितने कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के चाहिए थे वो पढ़ा दिए। इसके अलावा इंटीग्रेशन में जो बातें जानने लायक थी वो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब उन कॉन्सेप्ट्स में से काफ़ी चीज़ें तो अप्लाई कर चुके हैं। अब हम लोग जब इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे जब इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन होगा, एक तो ग्राफिकल मेथड से कर लेंगे, जैसे 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो कैलकुलस मेथड से होगा। अब कैलकुलस जितनी ज़रूरी थी वो तो सारी पढ़ा दी। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाने से पहले सबसे पहले जो कहानी आती है वो आती है गैलीलियो की, क्योंकि यही वो बंदा था जिसने इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव की थी। बहुत माइंडेड पर्सन था न्यूटन से। तो न्यूटन की कहानी तो बहुत बाद में आई थी गैलीलियो के। तो जो गैलीलियो था उसका पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये पूरा एक ही नाम है। तो गैलीलियो का पूरा नाम ये था। इस पर्सन ने चीज़ों को मैथमेटिकली एनालाइज किया। इससे पहले बहुत सारी बातें ऐसी थी जो एरिस्टो ने बताई थी, और वो सारी की सारी बातों को इसने चीज़ों को क्या करा, मैथमेटिकली एनालाइज करके आगे की चीज़ें बनाई। और जो चीज़ें बनाई वो आज भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैलिड है। इसने हर ऑब्जर्वेशन को अपने आसपास देखा कि इसको मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इस चीज़ का मैथमेटिकली प्रूव कैसे देंगे। तो हर चीज़ को उसने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया इस बंदे ने। तो इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन देखो ये दे रखा है। आप एनसीईआरटी के अंदर अगर देखोगे तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, इसने कुछ ट्रिक दी थी। ट्रिक क्या थी? इसने सिंपल सी कहानी ये बोली थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से यानी फ्री फॉल ऊपर से कराया जाए, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फ्री फॉल करा रहा हूँ यहाँ से। फ्री फॉल का मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको जेंटली ड्रॉप करना है, कोई फोर्स इस पर अप्लाई नहीं करना, इसको सिंपली यहाँ से अगर ड्रॉप कर दोगे। तो गैलीलियो ने ये कहा, बहुत ऑब्जर्वेशंस करी, ये चीज़ों को फाइनली एनालाइज करके जब उसे समझ में आया तो उसने ये बोला कि ये ऑब्जेक्ट सीधी सी बात है नीचे आना शुरू होगा। हाँ, बिल्कुल नीचे आना शुरू होगा। तो ये अपनी पूरी एंटायर जर्नी के पहले सेकंड में, अगर बात करें फर्स्ट सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड में सपोज इसने x डिस्टेंस चली है, ठीक है, पहला सेकंड जब खत्म हुआ। इसी तरह से फिर जो दूसरा सेकंड खत्म होगा उसके बाद सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका होगा। तो फर्स्ट सेकंड में इसने कितना चला? x डिस्टेंस चली। दूसरे सेकंड में इसने कितना चला? तो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया दूसरे सेकंड में उसने 3x डिस्टेंस चला। तो सेकंड वाला जो सेकंड था, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3x ट्रेवल किया। उसके बाद अपनी जर्नी के नेक्स्ट सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया? 5x ट्रेवल किया। तो थर्ड सेकंड जो था, ये टोटल 3 सेकंड की बात नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो पहले सेकंड में उसने x चला, तो दूसरे सेकंड में उसने 3 गुना चला उसका, 3x चला। तीसरे सेकंड में उसने कितना चला? 5x चला। फोर्थ सेकंड में उसने कितना चला? 7x चला। इस तरह से उसने मोशन को ऑब्जर्व किया। और अगर इन चीज़ों में हम लोग रेशो निकाल के देखें तो वो रेशो कितना आएगा? 1:3:5:7 आएगा। दैट मीन्स कैसा रेशो है? ऑड नंबर्स का रेशो है। तो उसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया जाता है तो उस सिचुएशन में वो अपने पहले सेकंड में मान लिया x ट्रैवल कर रहा है, उससे नेक्स्ट सेकंड में उसका 3 गुना ट्रैवल करेगा, उससे नेक्स्ट सेकंड में उसका 5 गुना ट्रैवल करेगा, फिर 7 गुना ट्रैवल करेगा। और ये बात गैलीलियो ने जो ऑब्जर्व करी, अब सोचो ज़रा, उस टाइम पे तो इतनी सारी चीज़ें थी भी नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव भी नहीं हुई थी, तो कितनी मेहनत लगी होगी इस चीज़ तक आने में, इस चीज़ को डेराइव करने में। तो फाइनली आज तो बहुत आसान काम है, इन्होंने अपने इन थ्योरीज़ को अच्छे से सब कुछ मर्ज करके फाइनली इक्वेशंस ऑफ मोशन डिज़ाइन कर दी। और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं आज के टाइम में लगाऊंगा तो मैं आसानी से इस बात को प्रूव कर सकता हूँ। तो सोचो, जब इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आई थी उस टाइम पे उन्होंने किस तरह से ऑब्जर्वेशंस करके इन चीज़ों को चेक किया होगा, अलग अलग हाइट से गिराया होगा और फिर उन डिस्टेंसेस को मेजर किया होगा अलग अलग लेवल पे। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर अपने आप में रहा होगा। और फाइनली इनको कंक्लूजन इस तरह का मिला कि अगर फ्री फॉल किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कराते हैं तो अपनी पूरी एंटायर जर्नी में वो जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है अलग अलग सेकंड में, वो डिस्टेंसेस कैसी होती हैं? ऑड नंबर्स में होती हैं। और इसी चीज़ को यूज़ करते करते फाइनली क्या ले आया? वो इक्वेशंस ऑफ मोशन ले आया। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन में, यानी 1 डायमेंशनल मोशन की जब बात होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन की जब बात होती है, तो वो आज भी हर जगह पे एप्लीकेबल हैं। सर्कुलर मोशन पे नहीं लगा सकते, अब कर्वीलिनियर मोशन हो गया वो। तो बात कर रहा हूँ रेक्टिलिनियर मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की। तो वो तीनों की तीनों इक्वेशन आज भी पूरी तरह से वैलिड हैं। जो किसने दी थी? गैलीलियो ने दी थी। और वो इक्वेशंस डिज़ाइन करने से पहले ये कॉन्सेप्ट सुझाया गया था। और ये जो कॉन्सेप्ट आज हमारे पास है, आज हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? अगर हमने उसे प्रूव करने को पूछ लिया तो आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रूव करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन से ये बात कितनी आसानी से प्रूव हो जाएगी। अब जो ये सारी कहानी मैंने तुम्हें समझाई है, इसको विजुलाइज तुम्हें करा देता हूँ कि किस तरह से हाँ एक्चुअलिटी में ऐसा ही होता है।
देख लो ज़रा इस बात को। आपके पास यहाँ पे दो बॉल्स, एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल है। इस मिसकंसेप्शन को भी गैलीलियो ने दूर करा था। गैलीलियो से पहले एक साइंटिस्ट था एरिस्टो, तो एरिस्टो ने ये बोला था कि अगर दो ऑब्जेक्ट को आप गिराओगे ना तो भारी वाला ऑब्जेक्ट पहले नीचे आके पहुँचेगा, पहले नीचे गिरेगा। तो जबकि ये बात गलत थी, इसको गैलीलियो ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, उसने दिखा दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये मिसकंसेप्शन कर रहे हो। अगर वैक्यूम में आप दो चीज़ों को गिराओगे ना, चाहे वो एक छोटी चीज़ हो एक बड़ी चीज़ हो, मेरे पास एक 5 किलो का पत्थर है एक 50 किलो का पत्थर है, अगर दोनों को मैं ऊपर से छोड़ूंगा, वैक्यूम में अगर दोनों को छोड़ूंगा तो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टाइम पे वो अर्थ पे आके गिरेंगे। अब जैसे ऊपर से सपोज एक किलो का आपने तुम्हें कोई पत्थर गिराया, उसी के साथ में तुमने एक पेपर गिरा दिया, तो होता क्या है, ऑब्वियसली बात है पेपर लहराता हुआ बहुत देर के बाद नीचे पहुंचेगा। रीज़न क्या है, उस पेपर के ऊपर एयर का फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, जबकि जो तो पत्थर था उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन इतना नहीं लग पाया। तो अगर वही एक्सपेरिमेंट में वैक्यूम में करके देखूँ तो आप पाओगे कि 1 किलो वाला पत्थर जितनी देर में नीचे आके गिरता है उतनी ही देर में वो पेपर आके नीचे गिरेगा। तो गैलीलियो ने इस बात को प्रूव करके दिखाया था। तो एरिस्टो की जो वो कहानी थी उसने गैलीलियो ने उसको गलत प्रूव कर दिया था, और उसने कहा था कि नहीं, असली बात ये है कि आप डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट को नीचे गिराओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मास ज़्यादा है कम है, वो एक ही टाइम पे नीचे आके पहुंचेंगे। और दूसरी बात जो हमने आज पढ़ी है, जिसको गैलीलियो ट्रिक के नाम से बोलते हैं, कि कैसे ऑब्जेक्ट गिरते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, कि हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो ऑड नंबर्स में होती है। इसको विजुलाइज देख लो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ध्यान देना, आपको बिल्कुल डिस्टेंसेस दिखाई दे रही होंगी कि हाँ पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दूसरे में कितना हुआ है। कि सपोज जैसे पहले सेकंड में वो इतना चलता है ना, जो दूसरा सेकंड है वो थोड़ा सा इससे बड़ा हो गया, सपोज 3x जैसा हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड जो है हमारे पास वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट सेकंड में आपको और डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहानी इसी तरह से चलती जाएगी। देख लो जरा, ऑब्वियसली बात है, बहुत क्लैरिटी के साथ तुम्हें दिखाया हुआ है कि पहले सेकंड में कितना चला, दूसरे में कितना चला, तो अंदाज़ा और एक फीलिंग आ रही है तुम लोगों को कि हाँ रियलिटी में इस तरह का ही कुछ सिचुएशन होती होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव हो गई थी, और इनको ही आगे उसने कंबाइन करके फाइनली क्या लेके आया, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन लेके आया, जिसको आज हम लोग बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग वाले कॉन्सेप्ट्स में इक्वेशन ऑफ मोशन आज भी लगाई जाती हैं। उन्हीं की हेल्प से बैंकिंग ऑफ रोड का ध्यान रखा जाता है। जैसे पहाड़ों पर तुमने देखा होगा रोड थोड़ी सी बैंक होती हैं, तिरछी होती हैं, तो उसका भी स्पेसिफिक एक रीज़न है। जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहाँ पर वो समझ में आ जाएगा। तो कहानियाँ वो कहीं ना कहीं कहाँ से कोरिलेट होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचने में गैलीलियो ने बहुत मेहनत करी है। उससे पहले उसकी ये बेसिक सी ट्रिक थी जो हम लोगों ने समझ ली, देख ली। इसको हम लोग प्रूव करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑलरेडी याद है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ ली है। यहाँ पे भले ही उसका प्रूफ देखेंगे, बट हमें पता तो ऑलरेडी है ना कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है हमारे पास। पहली होती है v = u + at, है ना। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल होती है, एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे t टाइम होता है। इसके अलावा s = ut + ½ at², सबको पता है। यहाँ पे s नई टर्म आ गई, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके अलावा v² = u² + 2as। इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन डिजाइन है विच वर गिवन बाय गैलीलियो। ठीक है, ये गैलीलियो ने प्रपोज की थी तीनों की तीनों इक्वेशंस। ठीक है, तो अब इस बात को जो गैलीलियो का ये ऑड नंबर वाली ट्रिक है, ये आज के टाइम में हम अपना प्रूव करके देखते हैं कि हाँ किस तरह से ये चीज़ें प्रूव होंगी। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को विजुलाइज करके मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे जो x1, x2, x3, x4 नज़र आ रही हैं, ये स्पेसिफिक सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस हैं। जैसे x1 को मैं क्या बोलूँगा, पहले सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। x2 को क्या बोलूँगा, दूसरे सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। ये दो बातें हैं। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि टोटल 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो वो ये s2 कहलाएगा। देखना ध्यान से भाई, x1 और s1 तो बराबर हैं बिल्कुल। x2 की बात करूँ तो x2 का मतलब जो दूसरा सेकंड था उस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, और s2 का मतलब शुरुआत से टोटल 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करा। ठीक है, दोनों बातों में फ़र्क है, क्योंकि जो तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, वहाँ पे जैसे s = ut + ½ at² यहाँ पे लगाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा u तो हमेशा 0 होगा, ये वाला पार्ट तो, क्योंकि जब सब ऑब्जेक्ट तो अपने स्टार्टिंग में रेस्ट से ही गिराया था, तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, ½ at² वाली टर्म आएगी। इस ½ at² वाली टर्म में जो ये s आएगा, s कितना आता है, s एक स्पेसिफिक सेकंड का थोड़ी ना डिस्टेंस आता है, ये आपका टोटल डिस्टेंस आता है। सपोज यहाँ पे t की जगह आपने 4 रखा, तो s से आंसर किसका निकल के आएगा, s से टोटल 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर आएगी। ऐसा नहीं आएगा कि चौथे सेकंड में कितनी चली, 4th सेकंड की डिस्टेंस, वो आप इससे नहीं निकाल सकते। उसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल तो बेसिक तरीके पे जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो ध्यान रखना कि s1 और x1 तो बराबर ही हैं। ठीक है, s2 का मतलब टोटल 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई, और x2 का मतलब दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल किया।
उसके बाद S3 का मतलब टोटल 3 सेकंड में कितना चला आपने, और X3 का मतलब कि तीसरे सेकंड में कितना चला। सपोज मुझे X3 निकालना पड़ा, तीसरे सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, तो कैसे निकालोगे इस X3 वाली डेटा को, आप इस S3 में से S2 को माइनस कर दोगे। भाई जैसे ही S3 में से S2 को माइनस कर दोगे तो यही तो स्पेस बचेगा। तो ऐसे ही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। X4 चौथे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल 4 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यानी S4 में से S3 को माइनस कर दूंगा, आपको आसानी से X4 मिल जाएगा। और जब इनका रेशो निकालेंगे तो यू विल फाइंड दैट ये रेशो कैसा आएगा, ऑड नंबर्स में आएगा। यही मुझे प्रूव करना है। तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को बहुत ईजी वे में तुम्हें समझा देगा। तो इस तरह से बना के आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। NCERT में सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत बेकार तरीके से दे रखा है गैलीलियो ट्रिक का, ये बेस्ट वे है इसको विजुलाइज करने का भी और उसके अलावा समझने का भी। तो होने क्या वाला है, X1 निकालूंगा फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो तो S1 के बराबर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो निकालना शुरू करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो गैलीलियो ट्रिक का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। X1 निकालना है, X1 तो भैया S1 के बराबर ही हो जाएगा, पहले सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो फॉर्मूला तो ये लगाएंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यू लिख लेते हैं, तो X1 इज इक्वल्स टू, हाँ जी ये पार्ट तो जीरो हो गया खत्म इसमें, तो क्योंकि U तो जीरो है, प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना। एक्सेलरेशन को भी A ही लिख लेते हैं, G लिखना चाहो आप G लिख लो कि सर ऊपर से नीचे की तरफ बॉल गिर रही है तो G लिख दिया। चलो टाइम कितना है, पहले सेकंड की बात हो रही है तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करा तो कितना आया, G/2 आया तुम्हारे पास, ठीक है भाई। तो X1 की वैल्यू आ गई, यानी पहले सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस तुमने निकाल ली। अब इसी तरह से क्या करोगे फॉर X2 का मतलब दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। वापस डायग्राम पे आ जाओ। अब दूसरे सेकंड में X2 निकालना है, तो कैसे करूंगा इसको, S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा, यानी टोटल 2 सेकंड में कितना चला, माइनस 1 सेकंड में पहले सेकंड में कितना चला था। जो टोटल 2 सेकंड में मान लो 10 मीटर चला और पहले सेकंड में वो 6 मीटर चला था, तो 10 में से 6 माइनस करोगे 4 मीटर, वो कौन से सेकंड में चला होगा, दूसरे नंबर के सेकंड में चला होगा। तो X2 निकालने के लिए S2 में से S1 को माइनस कर देना, तो हमारे पास इस तरह से X2 आ जाएगा। तो X2 विल बी इक्वल टू S2 माइनस S1, ठीक है भाई। S1 तो आपने निकाल लिया, कितना था, G/2 था, तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। S2 और निकाल लो, S2 मतलब टोटल 2 सेकंड में कितना चला है, तो U तो 0 है, तो 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। ये तो S2 की बात लिखी मैंने, माइनस S1 कितना है, ऊपर निकाला हुआ है अपने G/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इस चीज़ को, तो यहाँ से 2 से एक 2 कट जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, ये 2G बचेगा। तो 2G माइनस G/2, और 2G माइनस G/2 को सॉल्व करोगे, 2 2 जब 4, 4 में से 1 जाएंगे, 3G/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास X2 की वैल्यू आ गई, दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है भाई। बहुत आसान सी कहानी है। इसी तरह से आप X3 निकालो, X3 मतलब तीसरे सेकंड में कितना चला। अब X3 कैसे निकालोगे इस डायग्राम से, S3 में से S2 को माइनस कर दो, मतलब टोटल 3 सेकंड में जितना चला उसमें से 2 सेकंड में जितना चला उसको माइनस कर दो। तो S3 में से S2 को माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगी कि थर्ड सेकंड में वो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो X3 वुड बी इक्वल टू, X3 को कैसे निकालेंगे, S3 में से S2 को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास S3 में से S2 को माइनस करना है, S2 कितना आया था, अब सोचो ज़रा, S2 हमारे पास टोटल 2 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस कितनी आई थी, ये S2 सॉल्व करा था यहाँ से, तो ये S2 सॉल्व करके कितना आया था, 2G आया हुआ है ना। दूसरे टोटल 2 सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस 2G आई हुई है। तो पहले S3 निकाल लो, S3 कितना आएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U तो वैसे ही 0 है, प्लस हाफ A की जगह G, T स्क्वायर, T की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये S3 हो गया, माइनस व्हाट इज S2 का मतलब टोटल 2 सेकंड में कितना चला। तो सर S2 को यहाँ पे बीच में सॉल्व कर रखा है, ये आया था 2G, तो 2G लिख लो। सॉल्व करते हैं जरा इस कहानी को, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर होता है 9/2G, तो ये 9G/2 माइनस का 2G, ठीक है। सॉल्व करो, 2 2 जब 4, सॉल्व करोगे 5G/2 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आया 5G/2। तो आपने X3 भी निकाल लिया, तीसरे सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस भी निकाल ली। अब किसके लिए चलते हैं, अब X4 निकालते हैं, चौथे सेकंड में वो बंदा कितना चला। तो X4 कैसे निकालोगे, वापस डायग्राम पे आ जाओ। ये 4th सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस है कि बॉल यहाँ से यहाँ पे आ गई चौथे सेकंड में। X4 नज़र आ रहा है साफ साफ, टोटल 4 सेकंड में जितना चला उसमें से 3 सेकंड में जितना चला उसको निकाल दो। तो S4 में से S3 को माइनस कर दो, आपके पास ये चौथे सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस बड़े आराम से आ जाएगी। तो X4 निकालने के लिए क्या करूँगा, S4 में से S3 को माइनस कर दूंगा।
अब S4 क्या आएगा, वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 है, तो 0 प्लस हाफ ए की जगह g इंटू टी का स्क्वायर, 4 सेकंड की बात हो रही है, माइनस माइनस क्या करोगे S3। अब S3 कहाँ से लेके आए, S3 यहाँ पे बीच में निकाला था, देखो सॉल्व करके 3 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, यहाँ निकाली थी, सॉल्व करा था 9g/2 आया था। कितना आया था, 9g/2 आया था, आपने पहले सॉल्व कर लिया था उसको, तो है ना। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 16 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8g माइनस 9g/2 सॉल्व कर लीजिए, तो 8 टू जा 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7g/2। तो यहाँ से आपके पास x4 भी आ गया। अब ध्यान से देख लो, आपने x4 भी निकाल लिया, आपने x3 भी निकाल लिया, x2 भी निकाल लिया, x1 भी निकाल लिया। ऐसे ही आप आगे के 5वें सेकंड के लिए, छठे के लिए वो भी निकाल सकते हो। तो 4 तक दिखा देंगे, बहुत है। इनका रेशो निकालते हैं सबका। नाउ पहले सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, रेशो दूसरे सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, रेशो तीसरे सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, फिर रेशो चौथे सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो x1 की क्या वैल्यू आई थी, देखो x1 की वैल्यू आई थी g/2, फिर 3g/2, 5g/2, 7g/2। तो लिख लो उस चीज़ को। तो यहाँ पे आया था g/2, अच्छा जी, यहाँ पे आया था 3g/2, यहाँ पे आया था 5g/2, सॉरी 5g/2, यहाँ पे आया था 7g/2। अब g/2 से सबको डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो क्या जो ये रेशो आया है, ये रेशो ऑड नंबर्स का रेशो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑड नंबर्स जो हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे, तो ये ऑड नंबर्स का हमारे पास रेशो आया, यस और नो। तो ऑड नंबर का रेशो आया, तो यही तो गैलीलियो ट्रिक थी, यही प्रूव कर दी नहीं कर दी। कितनी आसानी से आज के टाइम में देखो ये प्रूव हो गया। क्या यूज़ करा आपने, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, और जो इसने कहानी बताई थी वो आज के टाइम में प्रूव हो गई। बट सोचो गैलीलियो ने जब इस बात को डिज़ाइन किया होगा तो उसको कितनी मेहनत लगी होगी। तो ये बहुत स्पेसिफिक ट्रिक है, और डायरेक्टली काफ़ी जगह पर यूज़ हो जाती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं तो अपनी जर्नी के पहले सेकेंड पर उसने जितना चला, दूसरे सेकंड में उसका 3 गुना चलेगा, तीसरे सेकंड में 5 गुना, चौथे सेकंड में 7 गुना, फिर 9 गुना। ऐसे ही ऑड नंबर में स्टोरी चलती जाएगी, और बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव्ड बात है। ठीक है। तो यहां तक मैंने तुम्हें गैलीलियो ट्रिक वाला क्वेश्चन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा था उसको बहुत ईजी वे में तुम्हें करा दिया। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं जरा। फाइनली अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को प्रूव कर रही हैं। किस बंदे ने इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, न्यूटन ने प्रपोज नहीं करी थी, गैलीलियो गैलीली इस पर्सन ने ही इक्वेशन ऑफ मोशन डिजाइन करी थी सारी की सारी। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये परफेक्टली एप्लीकेबल है किसी रेक्टिलिनियर मोशन के टाइम पे। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी सीधी लाइन पे चल रहा हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसका मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। अगर वो कर्वेचर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस सिचुएशन में तुम इक्वेशन ऑफ मोशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो यू मस्ट नो दैट कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस पर्सन ने डिजाइन की थी। तो बेसिक बातें मैंने तुम्हें उसकी बता दी हैं। अब चलो, अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया आप लोगों ने, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनको अपनी नोटबुक में नोट करोगे। यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फिक्स होती हैं। जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। पैरामीटर सारे तुम्हें पता हैं, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा करती, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके सीबीएसई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या तो जेईई एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है या फिर ग्रेजुएशन में आता है। तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ोगे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगा पाओगे। ठीक है। टी टाइम हो गया, और एस क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, आप लोगों को पता है कब, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे गए और उन उस दो ए प्लेस से बी प्लेस पे गए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस था, तो यहाँ पे यही डिस्टेंस हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका, बस यहाँ तक की जर्नी की बात हो रही है कि सर ए से बी तक की कोई चीज़ गई, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचे तो यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट। तो काफ़ी बार आप देखते हो कि इस टर्म को हम डिस्टेंस की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, बट कायदे में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉल यहाँ से नीचे से ऊपर फेंकी और घूम के वापस यहाँ पे नीचे आ गई तो एस कितना आएगा हमारे पास, एस 0 आएगा डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है। खैर ये इतनी सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी हुई है 9th में भी बहुत कुछ। तो ये अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने देख ली। अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन ऑफ मोशन को दो मेथड से प्रूव करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड वही पुराना 9th वाला है, वो भी आपको आना चाहिए।
और 11th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो कौन सा है, कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि आपने पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जितना ज़रूरी था वो सारा पढ़ लिया, तो उसकी हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रूव ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम है। अच्छा, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करना है तो ऑब्वियस ही बात है ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि तीनों की तीनों इक्वेशन प्रूव करने में जो ग्राफ बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा सब में, है ना। यानी कि कौन सा ग्राफ बनाएंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपना काम निकाल लेंगे। तो हम लोग ऑलवेज यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से इस ग्राफ को ड्रॉ करूँगा, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इस ग्राफ को स्टार्ट किया, यू बनाया है, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। बाद में मान लेते हैं कि जर्नी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई होगी इस पॉइंट पे, कितने टाइम के बाद, टाइम स्लॉट भी मानना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे टाइम स्लॉट स्पेंड हो गया टी टाइम के बाद जब इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो हमारे पास कितनी स्पीड हो गई, उस पॉइंट पे हमारी स्पीड v हो चुकी है जो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो जब हमारे पास टाइम स्लॉट जीरो था तो वेलोसिटी कितनी है u, और जब टाइम स्लॉट इंक्रीज होते होते t हो गया तब वेलोसिटी कितनी है यहाँ से पढ़ने पे v आई। तो इस तरह का फॉर्मेट हमेशा बनाओगे। ये आपकी ग्राफ की लाइन है जो ये शो करती है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। टाइम तो जीरो से t तक इंक्रीज हुआ है और वेलोसिटी u से कहाँ तक इंक्रीज हुई है, v तक इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब ग्राफ में क्या होता है, कॉमनली स्लोप निकालनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ये पैरामीटर मैं आपको शो करूँ, मैंने एक ऐसी लाइन शो कर दी, इसने कुछ यहाँ एंगल बनाया है, मैंने आपको सिखाई थी ये बात, इस एंगल को मैंने थीटा नाम बोल दिया। तो ये जो थीटा मेरा एंगल है इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा उस चीज़ को ज़रा समझ लेना, थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसे ओ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी तरह से ए यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने, इस पॉइंट पे हम लोगों ने 90 का एंगल बना हुआ है, बी लिख लिया, ये पॉइंट मेरा सी हो गया, ये पॉइंट मेरा डी हो गया। इस तरह से मैंने सारे पॉइंट मेंशन कर लिए। अब देखो, अब मुझे इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन लेके आना है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उस स्लोप से एक्सेलरेशन मिलता है। तो मैं यहाँ से यही कहानी लिखना शुरू करूँगा कि जब प्रूफ स्टार्ट करूँगा तो प्रूफ में मैं क्या लिखूँगा, वी नो दैट, बिल्कुल इसी तरह से आप नोटबुक में नोट करो कि पहले अच्छे से समझ लो पूरी कहानी को। वी नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है कि एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन को ए से शो कर लिया। अब बात आती है कि सर स्लोप कैसे निकालें, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाला एंगल है मेरा, इस वाले एंगल से मुझे स्लोप मिलेगी, तो जो ये स्लोप आएगी, ये स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, इस BC वाले कंटेंट को, है ना, किससे डिवाइड कर दूंगा, BD वाले कंटेंट से, क्योंकि देखो BC वाला कंटेंट कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, वेलोसिटी वाली एक्सिस के पैरेलल। मैंने आपको ये तो बताया था कि वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, तो दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो ये वाली वैल्यू को मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को स्लोप मिल जाएगी। तो मैं BC को किससे डिवाइड कर दूंगा, BD से डिवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो A इज इक्वल टू, हाँ जी, वैल्यू देखते हैं BC की वैल्यू कितनी है। अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सोचो O से लेके U तक, यहाँ O से लेके D तक कितनी वैल्यू है, ये U है, और यहाँ से ऊपर तक कितना है, V है। भाई मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, ये U है, और नीचे से लेके ऊपर तक की मैं सारी कहानी की बात करूं तो ये कितना है, V है। तो ये ऊपर ऊपर का कितना बचेगा, जितना पार्ट ये आएगा उतना ही पार्ट हमारे पास ये वाला आएगा। तो ये जो सेक्शन बचेगा मेरे पास, ये कितना बचेगा, V माइनस यू बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ V माइनस यू, ठीक है। तो ये B से लेके C तक का सेक्शन मेरे पास V माइनस, क्योंकि टोटल ये सारा V है, इसमें से U को माइनस कर दिया, तो ये ऊपर ऊपर का कितना बचा, ऊपर ऊपर का मेरे पास V माइनस यू बचा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख दिया V माइनस यू, ठीक है, अपॉन में BD। भाई BD ये वाली वैल्यू है किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल ही तो दोनों, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, और कितना होगा, 0 से लेकर T तक, T टाइम हो गया मेरे पास, तो ये मेरे पास T वैल्यू आ गई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, यू को उठा के इधर ले आओ, तो U प्लस AT इज इक्वल टू V, ठीक है, आ गई ना इक्वेशन। तो फाइनली क्या आई, V इज इक्वल टू U प्लस AT, एक को पहले लिख लिया, उसको बाद में लिख दिया। तो यही तो थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हेंस इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। सबसे इजी वाली इक्वेशन, सबसे आसानी से प्रूव हो जाता है, कुछ भी नहीं करना, बस क्या निकालना होता है, स्लोप निकालनी होती है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप हम लोग निकालते हैं
वाई एक्सिस के कंटेंट को एक्स एक्सिस वाले कंटेंट से डिवाइड कर दो, यानी इसको अपॉन इसको लिख दो। तो ये वैल्यू कैसे आई भाई सर, यहाँ से लेके यहाँ तक u था और यहाँ से लेके ऊपर तक v था, तो उस v में से u को अगर माइनस कर दूंगा तो ये वाली कंटेंट बचेगा ना, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो bc वाली वैल्यू मेरी v माइनस u आ गई, और ये वाली जो मेरे पास वैल्यू थी bd वाली, ये इसके इक्वल आ गई कितनी, t। जस्ट मैंने पुट करा और सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना। चलो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन है मेरे पास वो क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही दोनों इक्वेशन पूछी जाती हैं फर्स्ट के कंपैरिजन में, ये दोनों आपके डिराइव करने के लिए काफ़ी आती हैं। फिर से ग्राफ बनाते हैं, वही वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोगों को बनाना है। ठीक, तो फिर से हम लोगों ने इस एक्सिस पे क्या शो करा, वेलोसिटी शो करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा ये हमेशा। यहाँ पे ओ हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा ऐसे शो करा, इस पॉइंट पे यू वेलोसिटी, ठीक है। जब टाइम स्पेंड हुआ हमारे पास, जब टी टाइम स्पेंड हो गया, तो टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी आई वो कितनी हो गई, वो वेलोसिटी v हो गई, फाइनल वेलोसिटी। u और v बहुत अच्छे से बनाना, ऐसा ना हो आपका u और v एक जैसा लगे। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s निकालना है। मुझे याद आना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका एरिया अगर निकाल दिया जाए तो क्या निकल जाता है, आपके डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। वीटी ग्राफ के अंडर में जितना एरिया होता है, अगर आप उस एरिया को कैलकुलेट कर पाए तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यही लॉजिक यूज़ करूंगा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एरिया दो पार्ट में करके निकालूंगा। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, दो पार्ट में मैंने कर लिया इसको। तो एरिया मेरे पास दो आ गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला एरिया आ गया ट्राइंगल वाला, ठीक है, जिसको मैं A1 नाम लिख लेता हूँ, और इसके अलावा एक ये ग्रीन वाला एरिया आ गया जो आपको रेक्टेंगल जैसा नजर आ रहा है, इसको मैंने A2 नाम रख लिया। तो अगर मैं इस रेड वाली, ग्राफ कौन सा है, ग्राफ तो रेड वाली लाइन है ना, तो रेड वाली लाइन के नीचे ये टोटल एरिया ये दोनों हैं, ब्लू वाला प्लस ग्रीन वाला। तो अगर ये सारा एरिया मैं निकाल लूँ तो सारा एरिया निकालने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इसी लॉजिक को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। पैरामीटर सारे मैंने ग्राफ में लिख दिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना डेरिवेशन। तो जब प्रूफ शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से वही बात, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है अच्छे से कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, कि सर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोगों को कभी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकाल लेंगे। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरा आराम से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ में कैसे निकाल लूंगा, जरा उस बात पे गौर फरमाओ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो इसके नीचे का एरिया दो पार्ट में है, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया है प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया है। तो नेमिंग कर लो जरा जिससे आसानी हो जाए। यहाँ तो ओ लिखा हुआ ही है, यहाँ पे नाम लिख लो ए, यहाँ पे नाम लिख लो बी, फिर ये सी, और ये पॉइंट क्या हो गया, डी। तो मैंने नाम लिख लिया। तो मैं कैसे लिखूंगा इस एरिया को दो पार्ट में तोड़ के, तो ऐसे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा है, BDC, ठीक है। एक तो ये एरिया आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो भैया रेक्टेंगल कौन सा है मेरे पास, OABD, OABD, ये दो एरिया आ जाएंगे मेरे पास। डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिख लिया, S लिख लिया। चलाते हैं आगे क्वेश्चन। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDC, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस तो हो गया BD और हाइट कितनी हो गई, BC हो गई। ठीक है, तो हमारे पास हाफ इंटू बेस, बेस हो गया BD और हाइट कितनी हो गई, BC हो गई। ठीक है, हमने रख दिया प्लस रेक्टेंगल की जब बात आई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। भाई OA से लेके A तक तो लेंथ हो गई और O से लेके D तक क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो OA की OD से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे OA की OD से मल्टीप्लाई हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया निकल जाएगा। अब सारी सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो S इज इक्वल टू हाफ, हाँ जी, BD कितना होगा, B से लेकर D तक का डिस्टेंस पहले भी यूज़ करा था, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कितना होगा, T के इक्वल। तो ये आ गया T। अब बात आती है BC। अभी जो BC वाले डिस्टेंस है पहले निकाली थी ना, लास्ट डायग्राम में निकाली हुई है, V माइनस यू आई थी, आपको याद हो अच्छे से। भाई आपके पास यहाँ तक V है, ऊपर तक, नीचे तक U है, तो ये बीच का गैप कितना बचा, ये V माइनस यू बचा। अगर ये V माइनस यू है तो ये भी क्या हो गया, V माइनस यू। तो मैंने इसको लिख दिया V माइनस यू, मेरी BC की वैल्यू लिखी गई यहाँ पे। ठीक है, इस ब्रैकेट को बंद करते हैं, प्लस OA कितना है भाई, ये वाला पार्ट T है, अच्छा, इंटू OD कितना है, OD वाला पार्ट U नज़र आ रहा है ना, उसे लेकर D तक, तो ये हो गया हमारे पास U। ठीक है भाई, ये लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास S इज इक्वल टू, ये सारा पार्ट बन गया, तो S इज इक्वल टू को T इंटू यू को UT लिख दो। तो मैं इस वाली वैल्यू को पहले लिख लूंगा UT प्लस, फिर ये लिखते हैं जरा अगले पेज पे।
तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि s इज इक्वल्स टू यू टी तो बन गया हमारे पास, तो यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू v माइनस यू, ये फॉर्मेट बना हुआ है, अभी पूरी बात आई नहीं है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास अभी तक आया है। अच्छा, अब क्या करें कि सर s भी आ गया, ut भी आ गया, हाफ भी चाहिए, यहाँ पे at स्क्वायर चाहिए इस जगह पे, इसकी जगह पे देख लो यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों को, at स्क्वायर चाहिए, तो at स्क्वायर तो नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये फालतू आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे इसकी जगह a लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन उठा लूँगा। यहाँ पे साइड में आप लोगों को अच्छे से पता है कि अभी अभी अपने प्रूव किया था ना पीछे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव की है, उसी को उठा लो यहाँ पे। तो v माइनस यू लेके आए तो एटी बचा। फिर क्या करा हम लोगों ने कि भैया यहाँ से v माइनस यू की जो वैल्यू है वो क्या रख दी, 80 रख दी, तो ये v माइनस यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, यू टी प्लस हाफ, ठीक है, ये हमारे पास t हो गया, हाफ ये t एज इट इज़, इस वाली वैल्यू को गायब करके मैंने क्या लिख दिया, इस वाली वैल्यू की जगह मैंने at लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारी इक्वेशन बन गई, तो क्या बना, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a टी ओ टी कितने हो गए, टी स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो देखो बड़े आराम से हमारे पास फाइनली सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गई है। तो सेकंड इक्वेशन प्रूव करने के लिए देखो ग्राफ वही यूज़ किया है, बस एरिया निकाला है, एरिया को भी दो पार्ट में तोड़ के निकाला है, इस तरह से डिवाइड कर दिया, अदरवाइज इसमें और कोई इशू नहीं है। बस इस तरह से ध्यान से देखो, एरिया को मैं चाहता तो एक पार्ट में भी निकाल लेता पूरा ट्रेपेजियम बना के, उससे भी ये इक्वेशन प्रूव हो जाती, बट उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता। तो आप इससे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा ट्रेपेजियम लेना उससे कर लो, ओवरऑल निकालना एरिया ही है। तो इससे थोड़ा ध्यान रहता है कि हाँ हमारे पास कि हाफ लेके आना है इसमें, तो याद रहेगा कि हाँ ट्रायंगल के एरिया में हाफ आता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना कि दो पार्ट में तोड़ के निकालोगे ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल में, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई हैं। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो अब थर्ड इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन, इसमें टाइम नहीं आता। अब मुझे इसे प्रूव करना है, फिर से क्या बनाना पड़ेगा, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा भाई, सेम टू सेम स्टोरी भैया, फिर से अब बनाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई चेंज नहीं है इस बात में। तो यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम, ये u हो गया वैल्यू, ये v हो गई वैल्यू, और यहाँ से टाइम कितना हो गया, टोटल t टाइम हो गया इस जगह पे, ठीक है जी। ग्राफ ये रहा मेरा रेड कलर की लाइन में, तो इसके अंडर में जो एरिया है वो सारा निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है, मुझे पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही होता है। तो अब की बार में सारा का सारा एरिया एक ही बारी में निकालूंगा, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करूंगा, एक ही बारी में निकालूंगा। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताओ कि ये जो ये वाली वैल्यू आएगी, अगर इस लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़े तो ये कितनी आएगी, v के इक्वल आएगी। क्यों भाई, नीचे से o से लेके ऊपर तक यहाँ पे क्या है v, तो ये पूरी लेंथ अगर v है तो ये भी पूरी लेंथ क्या हो गई, v हो गई। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, u, ये तो नज़र ही आ रही है तुम्हें लिखी हुई, ये वाली लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ी तो क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, नज़र आ रही है। अच्छा, जो ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो गैप है ये कितना 80 है, तो इसका मतलब ये पूरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है। इसके नेम लिख लो सारे के सारे, ओ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो और यहाँ पे सी पॉइंट लिख लो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ईजी सा है, जब प्रूफ शुरू करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वही पुराने वाले लाइन, देखो बहुत आसान से है, बस ये ध्यान रखना है कि किस में एरिया कैसे निकालना है। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर बात आए कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया है उसको निकाल लो तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं, हमने शो कर लिया। एरिया अंडर वीटी ग्राफ कैसे निकालूं, ये जो पूरा ट्रेपेजियम है इसका एरिया निकाल लो, तो क्या लिखूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे पूरा एक फुल ट्रेपेजियम बन गया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या है, OABC, तो ट्रेपेजियम का नाम हमारे पास OABC है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एरिया निकालते कैसे हैं ट्रेपेजियम का हम लोग, तो एरिया ट्रेपेजियम का हम लोग निकालते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, हाइट से करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इस ट्रेपेजियम में कौन सी हैं, ये इसके पैरेलल है, यानी OC वाली साइड AB के पैरेलल है। OC वाली साइड की क्या वैल्यू है, OC वाली साइड की वैल्यू है U, प्लस जो दूसरे वाली साइड है AB, इसकी क्या वैल्यू है V, इसके लिए मैंने V लिख दी, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच का गैप,
ध्यान रखना, हाइट का मतलब होता है दोनों पैरेलल लाइन के बीच का गैप। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर गैप कौन सा है? ये ओ है। ये मत लिख देना ये तिरछे वाला गैप है। हमें क्या देखना होता है कि अगर हमारे पास दो लाइन ऐसे बनी हुई है पैरेलल, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर गैप कैसे आएगा? ये वाला परपेंडिकुलर गैप आएगा जो 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे हाइट का काम कौन करेगा? ये परपेंडिकुलर गैप यानी टी करेगा, ठीक है, कि ये वाली वैल्यू टी के इक्वल है। यहाँ पे इक्वल टू में क्या चल रहा है? एस चल रहा है आप लोगों का। तो क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले पेज पे लेके जाते हैं जरा। तो s इज इक्वल टू हमारे पास आया हाफ, u प्लस वी को मैं लिख देता हूँ v प्लस यू। भाई एक ही तो बात है, u प्लस वी लिख लो या v प्लस यू लिख लो। तो v प्लस यू लिखने से आसानी हो जाएगी। अब ये चीज़ देखोगे आगे, इनटू में t चल रहा है। अब t तो लेके आना नहीं था। देखो भाई t का क्या करोगे? t तो इसमें है ही नहीं, तो t को गायब करो। कहाँ से गायब करें सर? वही फर्स्ट इक्वेशन से गायब करो। आपको अच्छे से पता है कि v इज इक्वल टू यू माइनस यू प्लस ए टी होता है। u प्लस ए टी हुआ तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया? ए टी आ गया। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। v माइनस यू अपॉन में a आ गया, इक्वल टू में क्या बचा? t बचा। तो t की ये वाली वैल्यू जो आई है इसको उठा के यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, t की जगह पे क्या आएगा? t की जगह पे आएगा v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। अब ये जो दोनों पैरामीटर हैं अपॉन में 2 और a, ये अपॉन में है तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गए तो 2as हो गया, इक्वल टू में क्या बचा? v प्लस यू बचा, और क्या बचा साथ में? v माइनस यू। अब सोचो ज़रा फॉर्मूला एक और आपको पता है मैथमेटिक्स में कि a प्लस बी और a माइनस बी के अगर दो ब्रैकेट लिखे हुए होते हैं तो इज इक्वल टू में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी होता है, तो मैंने इसको वापस बंद करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि v प्लस यू है और v माइनस यू है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों ब्रैकेट की, तो उसकी जगह में यहाँ पे तो ये जो v प्लस यू है और जो v माइनस यू है इसको मैं इस स्क्वायर वाले फॉर्मूले से बंद करके क्या लिख दूंगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में तुम्हारा 2s ऑलरेडी चल ही रहा है। तो यहाँ से u स्क्वायर को इस साइड ले आओ तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू में क्या बना? v स्क्वायर बना। तो फाइनली क्या लिख सकते हो? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आ गया ना इक्वेशन नंबर। इस तरह से हमने अपनी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिजाइन कर ली है ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके। इन तीनों इक्वेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज़ हुआ है? हम लोगों ने सब जगह पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। एक जगह पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और बाकी की दो जगह पे क्या यूज़ करा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर में जितना एरिया सराउंडेड होता है वो एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से जाके ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके तीनों इक्वेशन हम प्रूव कर चुके, और ये बातें अपने 9th में भी देखी थी। अब जरा थोड़ा नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। तो स्पेसिफिकली कई बार लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम्स में कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रूव करो कैलकुलस मेथड का यूज करके। तो आपने कैलकुलस मतलब कैलकुलस के अंदर दो ही बेसिक पार्ट होते हैं। मेजॉरिटी में अगर बात करूं तो डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है ना, दो मेजर पार्ट कैलकुलस के होते हैं। तो उसमें से आपने दोनों चीज़ें पढ़ ली, जितनी जाननी जरूरी थी उतनी मैंने आपको पढ़ाई दी यहाँ पे। तो कैलकुलस मेथड से किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे या किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है ना। चलो, तो हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब इसमें से जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं? फॉर्मूले आपको पढ़ा दिए थे डिफरेंशिएशन के अंदर, फिर भी एक बार देख लो फॉर्मूले कौन कौन से हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 3 बेसिक फॉर्मूले थे। एक तो एक्सेलरेशन का था। एक्सेलरेशन कैसे निकाला था? वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया था, तो dv/dt हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक्सेलरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला भी था, v dv/ds। याद करो, इसको बनाया था, मैं आपको आज बना के फिर से दिखा दूंगा, ठीक। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो सिंपल सा क्या है कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं हमारी कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने में। अब कौन कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, पहले वाले को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो हम इस तीसरे वाले को यूज़ किया करते हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी होती है तो हम लोग इस सेकंड वाले को यूज़ करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला, मतलब शुरुआत कैसे करनी है उसका तो हल्का सा आइडिया रखना पड़ता है हमेशा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये काम आ जाएगा, सेकंड में हमारा ये काम आ जाएगा, और थर्ड में हमारा ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके तीनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि एक्चुअलिटी में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है? टाइम है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ये चल रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी। चलते चलते
इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ, और फाइनली जब ये कुछ देर के बाद टी टाइम स्पेंड करने के बाद इस जगह पे पहुंचा, तो फाइनली यहाँ पे जो वेलोसिटी इसके पास हो गई वो वी वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली, है ना। और ये कितना चला, ये इतने टाइम में टोटल एस डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रहा था, हो सकता है u 0 हो सकता है कोई वेलोसिटी हो, मैं तो जनरल वैल्यू लेके चलनी है। तो u की हमने कोई वैल्यू यहाँ पे ली नहीं है, सपोज ये ऑब्जेक्ट हमारे पास u वेलोसिटी पे था स्टार्टिंग में, इसमें क्योंकि एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी तो चेंज होनी थी, तो कुछ टाइम के बाद t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी चेंज होकर v वेलोसिटी हो गई, और उतनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, s डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया। तो प्रूफ देखो कैसे शुरू करते हैं। अब जब प्रूफ की बात आती है तो प्रूव करना शुरू करेंगे हम लोग। तो हमारे पास एक बेसिक सी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को पता है कि हमें वी नो दैट a इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाय dt होता है, यानी कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। मैंने ऐसे लिखा dv इज इक्वल्स टू a इंटू dt, इस चीज़ को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, यानी आपने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। नॉर्मली तो आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, बट इसको मैथमेटिकली बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इतना ले आए, अब प्रॉपर लिमिट के अंदर इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। नाउ वी विल राइट दैट हेयर कि क्या लिख देंगे यहाँ पे, नाउ इंटीग्रेटिंग, ये लाइन बहुत ज़रूरी है लिखनी, जैसे डिफरेंशिएशन में लिखा करते थे। अब नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है। प्रॉपर लिमिट्स वो कहाँ से कहाँ तक की होंगी उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। कैसे, देखो dv मेरे पास है, dv यानी यहाँ पे वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी वाला ऑपरेटर है, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, आपकी शुरुआत में वेलोसिटी देखो ऊपर u थी, बाद में कितनी हो गई v थी, यानी शुरुआत यहाँ से हुई थी और एंड वहाँ पे हुआ, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा इस चीज़ को मैं, u से लेके v तक इंटीग्रेट करूँगा। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो u से लेके v तक इंटीग्रेट करूँगा। शुरुआत वाली वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी और बाद वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, a इंटू dt, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टाइम वाला ऑपरेटर है, टाइम वाले ऑपरेटर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, शुरुआत में जब यहाँ पे मोशन को देखा था तब तो टाइम क्लॉक 0 होगा ना, तो 0 से लेके टोटल यहाँ तक जब ये गाड़ी पहुँची तो टाइम कितना स्पेंड हो गया, t टाइम स्पेंड हो गया। तो 0 से लेके t टाइम तक हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0 से लेके t तक। तो इस तरह से प्रॉपर लिमिट रखी जाती हैं। दैट मीन्स हम कौन सा इंटीग्रेशन परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए आपको सिखाया था बहुत अच्छे से भाई, जैसे यहाँ dx लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1 हो गया, तो dx लिखा हुआ है तो x आंसर आ गया, dt लिखा हुआ तो t आंसर आ गया। यहाँ पे एक बट क्या लिखा हुआ है, dv लिखा हुआ है, तो dv है तो आंसर क्या आ जाएगा, v हमारा आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो कर दिया तो बाकी सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। लिमिट रख देते हैं, एक पहले नीचे रख देंगे, दूसरी ऐसे ऊपर रख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, अगले स्टेप में रखूंगा लिमिट। तो इक्वल टू कांस्टेंट है a, क्योंकि यूनिफॉर्म था, याद करो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था ना, तो एक कांस्टेंट हुआ तो इसको बाहर उठा के रख लिया। सिर्फ क्या नजर आएगा अंदर, dt का क्या हो गया, t हो गया भाई। जैसे dv का v हुआ तो dt का क्या हो गया, t हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा, लिमिट 0 से लेके t तक। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ एक एक स्टेप तुम्हें। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो हो चुका, अब लिमिट भरेंगे। पहले ऊपर वाली लिमिट भरते हैं, किसकी जगह भरोगे, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके आए थे। यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में करा था तो पहले v की जगह v ही भरोगे और फिर बाद में माइनस लगा के u भरोगे। तो पहले v भरा, माइनस लगाया, फिर नीचे वाली लिमिट भरी u, ठीक है। इक्वल टू a एज इट इज चल रहा है, पहले t भरोगे फिर माइनस लगा के 0 भरोगे। तो a को बाहर रखो, पहले t फिल किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 फिल किया तो ये 0 नज़र आया। तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या बना, at बना। u को उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो गया, u प्लस at आ गया। v इज इक्वल टू यू प्लस at, और आपने यही पढ़ी हुई है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैलकुलस मेथड से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत अजीब मेथड नहीं होता, ये तो बहुत आसान मेथड हो गया। कुछ भी नहीं करना, जिसको इंटीग्रेशन समझ में आया उसने ये तो ये चुटकियों में कर लेगा भाई। डिफरेंशिएशन की इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, सब ये पढ़ा दी, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, और उन चीज़ों को जो आज तक तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनको यहाँ पे तुम्हें अप्लाई करके दिखा दिया। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सबसे आसान थी, ठीक है भाई। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। डायग्राम ये वाला माइंड में रखना, यही कॉमन डायग्राम है जो सब जगह फॉलो होगा। मतलब वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, u से v तक चेंज हुई, टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ, 0 से t तक चेंज हुआ, और s डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा भाई, जब यहाँ पे था तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है 0, तो बाद में जब यहाँ पे पहुँच गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 से s तक चेंज होगा, ठीक है। चलो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, उसको कैसे प्रूव करेंगे।
तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैलकुलस मेथड से इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। अब जब प्रूव करना हम लोग शुरू करेंगे तो वही हमारे पास फॉर्मूले हैं कुछ बेसिक बने हुए, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे। हल्का सा तुम्हें ध्यान रखना ही है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की जा रही है। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है s है, तो इस s को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या होता है, वेलोसिटी तो होती है। भाई ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल टाइम है, तो ये वेलोसिटी हमारे पास बन गई। इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा। वेरिएबल सेपरेबल कर लो, तो ds इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी। अभी यहाँ पे जो ये v है ना, इस v को भी ब्रेक किया जा सकता है पुरानी वाली इक्वेशन से, क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन तो डेराइव कर ली ना, तो उसको अब डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। तो v की जगह क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी मैंने v की जगह लिखा और फिर dt लिखा। यहाँ पे ये गलती काफ़ी बार बच्चों से होती है कि वो v की जगह पे कुछ नहीं लिखते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन शुरू कर देते हैं, उससे उनका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? v कांस्टेंट थोड़ी ना है भाई तुम्हारा। भाई v की वैल्यू कभी कुछ आएगी कभी कुछ आएगी, वो तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, टाइम क्या था, इन सब चीज़ों के मिलने के बाद v डिसाइड होगा। तो v कांस्टेंट नहीं होता है, तो v को बाहर भी नहीं ले सकते इंटीग्रेशन से। तो इसलिए बेटर ये है कि v की जगह पे फॉर्मूला खोल दो जो आपने पहले पढ़ लिया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब फाइनली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है प्रॉपर लिमिट में। अब यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट भरनी पड़ेगी और यहाँ पे टाइम की लिमिट भरनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक, और टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो ये बात लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, तो प्रॉपर लिमिट्स लगा के इनको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ds हमारे पास लिखा हुआ है, ds पे इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, 0 से लेके s तक की लिमिट भरी जाएगी। अच्छा, u प्लस ए टी हमारे पास लिखा हुआ है, ऑपरेटर कौन सा है, टाइम वाला ऑपरेटर है, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके t तक आएगा। अब क्या करें, अब सबसे पहले इस साइड पे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इंटीग्रेशन को जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसको एज इट इज़ पॉज पे रखो, 0 से लेके s तक, ds हमारा एज इट इज़ बाद में करेंगे। अब मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देता हूँ। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, u के पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस dt को, और उसके साथ साथ क्या करा, मैंने at के पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस इंटीग्रेशन को। तो इस तरह से मैंने दोनों पे इंटीग्रेशन और ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब जस्ट इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान सी कहानी है। सिर्फ ds लिखा हुआ है, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s हो जाएगा। भाई जैसे dx का x होता है, dt का t होता है, तो ds का s हो गया। लिमिट कैसे, लिमिट इस तरह से रख दी जाती है, अगले स्टेप में भरी जाएंगी, इक्वल टू। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अब देखो u कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी वो तो फिक्स होगी ना। तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो u को उठा के बाहर निकाल लो, तो u का कुछ नहीं होने वाला, u बाहर आ गया एज इट इज। सिर्फ क्या बचा होगा, dt बचा होगा। तो dt का क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन होके t आएगा सिर्फ, तो t आया, 0 से लेके t तक की लिमिट रखी गई, प्लस अब एक फिर से कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था भाई, तो a बाहर आ गया। अब जरा ध्यान से करना, अब यहाँ पे t बचा, आपकी बार t बाहर नहीं आएगा, तो इतना बचा t dt। तो t की कितनी पावर है, बाय डिफॉल्ट 1 है, t की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, t की पावर 2/2। सिखा दिया ना इंटीग्रेशन तुम इतना, तो 0 से लेके t तक की लिमिट भर दी। अब लिमिट फिल करो, क्या करते हो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बात अच्छे से पता है। तो ऊपर वाली लिमिट फिल करी, s माइनस 0 इज इक्वल टू u एज इट इज रखा। यहाँ पे पहले t फिल किया, -0 प्लस, ठीक है, यहाँ पे देख लो a कॉमन है, तो पहले t फिल किया ऊपर से, तो t² एज इट इज रहा, -0, 0 का स्क्वायर कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जब इस ग्रीन वाले पोर्शन को तुम आगे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख लो साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है कि क्या तुमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और ये वही बात हो गई जो हम लोगों को प्रूव करके लेके आनी थी। तो बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, बड़े आसानी से हम लोगों ने इस बात को प्रूव कर लिया। यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से भी आसानी से प्रूव की जा सकती है। बस बात क्या है, इस v की वैल्यू को रखना मत भूल जाना, ठीक है। चलो अब थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में हमारे पास आएगी अब हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है। अब इसको कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव करें, इसकी ट्रिक आप लोगों को बताई थी। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले समझा दूंगा उस फॉर्मूले को आया कैसे था दोबारा से, ताकि तुम्हें रिकॉल हो जाए और आप ऐसे ही करके आना एग्जाम में भी। क्या लिखोगे, पहले ये लिख देना कि वी नो दैट, प्रूफ वाला सेक्शन शुरू करते हैं। वी नो दैट
कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, dv बाई dt होता है, बहुत अच्छे से पता है। बट अगर इसी को सॉल्व करना शुरू कर दिया तो पहली इक्वेशन आ जाएगी, तो मुझे इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस कैसे करूँगा मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने अगले स्टेप में ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया, है ना। अब इसके बाद जैसे ही ऐसा करा तो मेरे पास ये वाली टर्म देखो निकल के जो आई है, ये साइड वाली टर्म ds बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना। तो ये जो ब्लू वाली टर्म निकल के आई मेरे पास, इस ब्लू वाली टर्म को मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया v। क्या बचा, dv बाई ds बचा हमारे पास, फाइनली dv बाई ds बचा साथ में। तो एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया जिसको मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखवा दिया था। तो आप इस बात को दिखा देना, डायरेक्ट मत लिख के आना। तो इतना हमारे पास आ गया, इसके हेल्प से ही आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल कर लो अब, तो v dv है ना इज इक्वल टू a इंटू डी एस। तो वेरिएबल सेपरेबल हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे। अब की बार v मत खोल देना क्योंकि ऑपरेटर पहले से v में है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी v की जगह u प्लस एटी रख दो, फिर तो वहाँ पे t में ऑपरेटर चाहिए होगा, तो ये गलती हो जाएगी। ऑलरेडी जब v में ऑपरेटर है तो क्यों इस v को ओपन कर रहे हो, तो v को एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉन्स्टेंट है ही बाहर आ जाएगा, तो पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी वाला ऑपरेटर है, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है, वेलोसिटी पहले u थी बाद में चेंज होकर v हो गई है। टाइम कहाँ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 था बाद में कितना हो गया है, s हो गया है। तो यहाँ से हमारी लिमिट भी हमें मिल जाएंगी। तो प्रॉपर लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे लिखने के बाद, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू की जगह एस लिखना, विद इन प्रॉपर लिमिट्स, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो भैया लिमिट हमें पुट करनी ही पड़ेंगी। तो हमारे पास वी डी वी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएंगी, u से लेके v तक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है। अच्छा, इक्वल टू में क्या है, a ds है। अब इस ds पे कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से लेके s तक आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ऑपरेटर v का है, यहाँ भी v है, v की कितनी पावर है, 1 है, तो v की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, v की पावर 2/2 आएगा। लिमिट को कैसे रखोगे, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऐसे ही ऊपर रख दी, इक्वल टू a को उठा के बाहर रख लिया, ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ, s हो गया खाली। ठीक है भाई, तो 0 यहाँ पे, s यहाँ पे। अब यहाँ पे लिमिट भरनी पड़ेगी, पहले ऊपर वाली लिमिट भरो, माइनस लगाओ, फिर नीचे वाली लिमिट भरो। तो पहले मैंने v की जगह v ही भरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो v² एज इट इज लिख दिया, माइनस लगाया। फिर अब मैं u भरूंगा यहाँ पे, तो जब u भरूंगा तो u का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 एज इट इज। तो लिमिट हमने फिल कर दी, हमारा ऐसा बन गया सिचुएशन, इक्वल टू a। यहाँ पे लिमिट फिल कर दो तो क्या बनेगा, s पहले भरा माइनस फिर 0 भरा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे तो v² माइनस u² अपॉन में क्या रहेगा, 2 रहेगा, ऐसा बना यहाँ पे। इक्वल टू में यहाँ पे क्या बना, a इंटू एस बना। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा अगले स्टेप में, तो इसको चाहे यहीं पे साइड में कर लो। ठीक है, तो हमारा अब ये 2 है, ये 2 साइड में चला जाएगा, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा। तो फाइनली v² क्या आ गया, इस u² को भी उधर डाल दो, u² प्लस 2as। तो आ गई थर्ड इक्वेशन भी। तो इस तरह से कैलकुलस मेथड का यूज़ करके आप लोग तीनों इक्वेशंस डिराइव कर सकते हो। बहुत इजी है, ये सारी इक्वेशंस तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना भाई, चलो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं अब। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली। अब ये होमवर्क के कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, भाई तीनों इक्वेशन पढ़ा दी। अब बहुत सिंपल वाले जो क्वेश्चंस हैं, भाई यू दे रखा है, कहीं पे वी दे रखा है, टाइम निकालना है, कहीं पे एस निकालना है, तो एक क्वेश्चन तो ये वाला है जो आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इनमें से कोई ना कोई आंसर आपका मैच कर जाएगा। देख लेना, आंसर मेरे हिसाब से ये वाला आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, ये आपकी बुक में आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिटार्डेशन पूछा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, नेगेटिव आनी चाहिए। ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर को क्या कर लोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लोगे, ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप रिटार्डेशन निकाल लेना। और पूछा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा, टाइम स्लॉट भी निकाल लेंगे आराम से। तो ये आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में ही दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है ध्यान से।
नेक्स्ट में इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये आपकी बुक का नहीं है बट ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि डिस्टेंस पूछी है कि ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रुकने से पहले। तो इस क्वेश्चन को कर लेना बड़े आराम से, आपसे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन तक की कहानी खत्म, डेरिवेशन वगैरह सब खत्म। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड जो बेस्ट क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो काफ़ी सारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं सब तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। आफ्टर दैट जब ये सब हो जाएगा कंप्लीट हमारे पास, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी वैरायटी के तुम्हें ग्राफ सिखा दूंगा। और उसके बाद आपने देखा होगा, अगर बुक देखी है खोल के, तो बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, जगह जगह पे ग्राफ बोल रखे हैं बनाने के लिए। तो वो ग्राफ की जब पूरी स्टोरी तुम्हें समझ में आएगी, पहले थोड़ी बहुत पढ़ी है आप लोगों ने 9th में, डिटेल में पढ़ाऊंगा 11th में, तो जो पूरी स्टोरी जब समझ में आ जाएगी ग्राफ की, तो उसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड से भी चीज़ों को सॉल्व करना आ जाएगा। तो जब ग्राफिकल मेथड हमारा कवर हो जाएगा और उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा रिलेटिव मोशन वाला, वन डायमेंशनल में रिलेटिव मोशन पढ़ना है, वो जैसे ही खत्म होगा फिर जाके आपका ये थर्ड वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर चलेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन की तरफ, यानी मोशन इन अ प्लेन। ठीक है ना।